बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ेसबुक पर मौजूद एक पोस्ट पे जो सवालात आए हैं उनको यहाँ रिप्लाई करता हूँ। पहले भी एक स्टैम्प पेपर के हवाले से पोस्ट थी, उसमें मौजूद सवालात को आंसर किया। तो ये पोस्ट भी उसी टॉपिक पर ही है, लेकिन इस पे कुछ डिफरेंट सवालात हैं तो उनको यहाँ आंसर कर रहा हूँ। पोस्ट बेसिकली ये है कि स्टैम्प पेपर पे जब आप मुआहिदा करते हैं तो अगर बेचने वाला उनकारी होता है तो आप दावा तामील मुख्तस करते हैं। उस सूरत में अगर आपके पास ओरिजिनल स्टैम्प पेपर भी हो, आपने जो पेमेंट की उसका कोई सबूत वगैरह भी है आपके पास, आपके गवाह यानी जो स्टैम्प पेपर पे दोनों गवाह मौजूद हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं, कब्ज़ा भी जायदाद का आपके पास है, तो फिर आपके लिए केस साबित करना आसान हो जाता है। ये भी बताता चलूँ, लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने ज़िक्र किया कि आप डिक्लेरेटरी इस्तक़रार हक़ का दावा करते हैं, मोस्टली वही लोग कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने भी उसी का जिक्र किया। जो मेन इसमें दावा होता है वो होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तामील मुख्तस का दावा, वही इस पे बनता है और वही करना चाहिए। अच्छा जनाब, अब इस पे जो सवालात पूछे गए हैं उनकी तरफ आते हैं। तो एक भाई ये कहते हैं कि बेचने वाला फ़ौत हो चुका हो, ज़मीन मुश्तरका खाते से हो, ख़रीदार के पास कब्ज़ा मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में स्टैम्प पेपर की क्या कानूनी हैसियत होगी? तो जनाब, कानूनी हैसियत तो बिल्कुल उसकी है। उसी के बारे में बातें की कि अगर आपके पास ये तमाम सबूत मौजूद हैं तो बिल्कुल आप अपना केस अदालत में लेके जा सकते हैं और आप जीत भी जाएंगे, ज़्यादा चांस यही होगा। अब रही बात कि अगर बेचने वाला फ़ौत हो गया है, तो फ़ौत हो भी जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म तो नहीं होती ना। वो जायदाद उसके बच्चों को जाननी है जो उसने बेची थी, तो वो आप अदालत के ज़रिए ले सकते हैं, उसके बच्चे ज़िम्मेदार हैं। आगे ये आसिफ नूर साहब हैं, वो ये कहते हैं कि बड़े भाई ने स्टैम्प पेपर लिख के दे दिया, छोटा नहीं मान रहा, रकम भी सारी ले ली है, तो जनाब आप फिर भी अदालत में ही जाएंगे। अब एक ने अगर स्टैम्प पेपर लिख दिया है, दूसरे ने भी पेमेंट ले रखी है, तो आप अदालत में जाएंगे, साबित करेंगे कि आपने पेमेंट दी है उसको, इस प्रॉपर्टी की बाबत पेमेंट दी है, तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए, मेरे नाम पे मुंतकिल हो। आगे ये अबैदुल्ला साहब हैं, वो कहते हैं कि 15 साल पहले किस्तों पर प्लाट लिया था, किस्तों की रसीदें और स्टैम्प पेपर मौजूद है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। अब कैसे रजिस्ट्री हो सकती है? तो दो इसमें जो हल हैं, एक तो ये है कि जिसने बेचा उससे आप बात करें, उसे बोलें कि वो रजिस्ट्री करवाए। अगर वो ख़ुद मौजूद नहीं है तो उसके वारसान ये करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो करवाने पे तैयार नहीं है तो ऐसी सूरत में तो फिर अदालत का ही हल है, दावा तामील मुख्तस या इस्तक़रार हक़, जो भी इसमें रेलिवेंट आपके लिए बनता है। आगे ये राशिद खलीफा साहब हैं, ये कहते हैं जी स्टैम्प पेपर मेरे साथ एक बंदे ने किया, 90% रकम भी उसने ले ली, लेकिन इंतकाल उसने किसी और के नाम पे करवा दिया, यानी बेच किसी और को दी, पैसे उसने मुझसे लिए हुए थे, स्टैम्प पेपर किया हुआ था। तो ऐसी सूरत में जनाब एक हमारे चैनल पे एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, जिसका जो थंबनेल है वो यही है कि 45 साल पुराना केस उसको अदालत ने डिसाइड किया। तो उसमें भी ऐसा ही था कि एक शख्स के पास था स्टैम्प पेपर, जबकि रजिस्ट्री किसी और के नाम पे थी। तो अदालत ने कहा कि जिसने स्टैम्प पेपर पे जगह बाय की, स्टैम्प पेपर ज़ाहिर है पुराना है, रजिस्ट्री बाद की है, कब्ज़ा भी उसके पास है, और साथ में ये है कि रकम भी उसने दी हुई थी। जैसे 90% आपने रकम दे दी है, इसी तरह मेजर पोर्शन उसने भी दिया हुआ था, थोड़ी बहुत रहती थी। तो अदालत ने कहा कि जी ये जो स्टैम्प पेपर वाला है ये इसका असल मालिक है, और जो दूसरा रजिस्ट्री वाला है उसको कहा कि तुम जाके अपने पैसे लो उससे। आगे जनाब कप्तान आई के ये पूछते हैं जी अगर सेलर की डेथ हो जाए तो लेटर उसके बच्चे रिजेक्ट कर दें स्टैम्प पेपर को। तो जनाब इसमें भी वही है, जो बात पहले हो चुकी है, उसके बच्चे बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं, लेकिन साबित आपने करना है कि ये प्रॉपर्टी आपने बाय की है, ये स्टैम्प पेपर बिल्कुल जेन्युइन है। एक भाई ये कहते हैं मुआहिदा मालिक ने ना किया हो बल्कि किसी और ने किया हो, जो ना तो मालिक हो ना ही मुख्तारनामा उसके पास हो, इस स्टैम्प पेपर की क्या अहमियत है? तो इनके सवाल पे आशिक हुसैन साहब हैं जो ये पूछ रहे हैं, तो इनको जवाब भी नीचे किसी ने दिया हुआ है, तारक जमील दुरानी साहब, वो कहते हैं जी कोई वैल्यू नहीं है इसकी। और ये बात हकीकत है, आपने जब भी मुआहिदा करना है तो किसके साथ करना है? जो एक्चुअल मालिक है, या अगर उसने किसी को पावर ऑफ अटार्नी दिया हो। आगे ये एक भाई हैं, ये कहते हैं जी एक पार्टी ने 10 लाख रुपया दिया, 3 माह का टाइम लिया कि 3 माह में बाकी के पैसे देंगे, बाकी के पैसे ना दे सके, फिर 2 माह का टाइम लिया, 5 माह गुजर गए, उन्होंने बकाया रकम ना दी, तो लिहाजा उनके नाम पे रजिस्ट्री ना हुई, तो अब मालिक से मैंने जगह ख़रीद ली है। तो वो कहते हैं अब वो दोनों आपस में अदालत में लड़ रहे हैं, मैं यानी ख़रीदार हूँ, लेकिन वो जिसने पहले स्टैम्प पेपर पे पैसे दे के तो वो जगह ख़रीदी थी और कुछ पैसे बकाया थे, वो अब अदालत में गया हुआ है, तो इसमें अब क्या होगा?
तो जनाब केस तो बेसिकली उनके दरमियान में है, लेकिन आप इसमें थर्ड पार्टी हैं, आप बोनाफाइड परचेज़र हैं। आपका मौक़िफ़ ये है कि जनाब मुझे क्या पता इनका कोई मुआहदा हुआ था नहीं हुआ था, मैंने तो देखा रिकॉर्ड में ये बंदा मालिक है, मैंने इससे प्रॉपर्टी बाय कर ली। अब अगर इनका आपस में कुछ होता है तो ये दोनों आपस में ज़िम्मेदार हैं, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी या मुझे तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आप हालांकि फ़रीक नहीं हैं इस केस में, फ़रीक बनना चाहें बन भी सकते हैं, वो आपको बना भी सकते हैं, लेकिन अगर वो आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं, अदालत उनकी बात मानती नहीं है, अदालत उन्हें कहती है तुम लोगों ने यानी ख़रीदार को कहती है तुमने मुआहदा तोड़ा, पेमेंट नहीं की विद इन टाइम, तो जब टाइम इसमें मेन फैक्टर था, तो जब उसको ऑब्ज़र्व नहीं किया गया तो मुआहदा ख़त्म, मुआहदा कैंसिल। ऐसी सूरत में आप वो रकम की वापसी का मुतालबा करेंगे। आमतौर पे लिखा होता है रकम ज़ब्त हो जाती है, लेकिन अदालतें ऐसा सच कोई ज़ब्त नहीं करने देती, कुछ रकम कह लें कि कटौती करके बाकी आमतौर पे वापस करने का हुक्म दे देती हैं। तो इसमें उम्मीद है आपको नुकसान नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए।